Hello dear students, today we are going to do social welfare maximization. It's an important concept of welfare economics. Maximization of social welfare, or we can call it 2 into 2 into 2 model, means we have taken two factors of production, two products and two consumers. We can also call it infinite number of non-comparable optima versus unique social optimum. इसका मीनिंग हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे. स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. Professor Bator, in his paper The Simple Analytics of Welfare Maximization in 1957, has presented a more thorough and systematic analysis of the problem of social welfare maximization. 1957 में प्रोफेसर बाटोर ने अपने पेपर द सिंपल एनालिटिक्स ऑफ वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन में पहली बार थोरो और सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन किया प्रॉब्लम ऑफ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का. It is a summary of static long run general equilibrium condition of a perfectly competitive economy. एक perfectly competitive economy की static long run general equilibrium conditions की summary कहा जा सकता है इस analysis को. इस analysis को start करने से पहले हम उसकी कुछ assumptions देख लेते हैं. First assumption is two factors, labor and capital with fixed और इन इलास्टिक सप्लाई. दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लिए हैं, लेबर एंड कैपिटल, और उनकी सप्लाई गिवन है. दीज फैक्टर आर होमोजीनियस एंड परफेक्टली डिविजिबल. ये दोनों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सभी यूनिट्स होमोजीनियस हैं और परफेक्टली डिविजिबल हैं. नेक्स्ट अजम्पशन इज ओनली टू होमोजीनियस गुड्स एक्स एंड वाई आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उनके उत्पादन के लिए प्रोडक्शन फंक्शन भी गिवन है. ईच प्रोडक्शन फंक्शन इज स्मूथ, शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अलोंग एनी आइसोक्वांट, विच मीन्स दैट आइसोक्वांट्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो हम आइसोक्वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होता है बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है. इसको हम कह सकते हैं माइनस चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मीनिंग है कि जितना परसेंटेज चेंज हम इनपुट्स में कर रहे हैं उतना ही परसेंटेज चेंज हमारा आउटपुट में हो रहा है. टू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू फर्म्स. हमने कहा कि दो ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये दो फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. ईच फर्म प्रोड्यूसेस ओनली वन कमोडिटी. एक फर्म केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है. थर्ड अजम्पशन इज देयर आर टू कंज्यूमर्स हुज प्रेफरेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस कर्व्स. दो कंज्यूमर हैं जिनकी प्रेफरेंस को हम नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व से दिखाते हैं. इंडिफरेंस कर्व से हम व्यक्तियों की प्रेफरेंसेस को दिखाते हैं विच आर कॉन्टिन्यूअस, कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट. ये इंडिफरेंस कर्व हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन हैं और आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं. ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिफरेंस कर्व्स की. Next is goal of consumer is utility maximization and goal of firm is profit maximization. Consumer का goal utility maximization and firm का goal profit maximization है. Production function are independent means this rules out joint products and external economies and diseconomies in production. जो production functions हैं वो independent हैं. इसका मतलब है कि कोई joint production नहीं हो रहा और ना ही एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज प्रोडक्शन में हैं. नेक्स्ट इज द यूटिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स आर इंडिपेंडेंट. यूटिलिटी भी इंडिपेंडेंट है. हम कह रहे हैं कि कोई बेंडवागन, स्नोब और वेबलन इफेक्ट नहीं है. बेंडवागन का मतलब है जब हम किसी और व्यक्ति से प्रभावित होकर अपनी कंजम्पशन करते हैं. स्नोब का होता है मीनिंग कि हम अपने आप को यूनिक पोजीशन के साथ दिखाना चाह रहे हैं. हमने डायमंड खरीदा हुआ है, हमने BMW गाड़ी खरीदी हुई है, लाइक दिस.
वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है जब हम दिखाते हैं या सोचते हैं कि जब हाई प्राइस है किसी गुड का तो उसकी हाई क्वालिटी है, तो इन सब को भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देयर आर नो एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज इन कंजम्पशन में भी कोई एक्सटर्नल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी नहीं है। The ownership of factor, that is the distribution of the given labor and capital between the two consumers, is exogenously determined. Labor और capital का डिस्ट्रीब्यूशन जो दो हमने कंज्यूमर्स लिए हैं उनके पास कितनी लेबर है कितनी कैपिटल है वो भी एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड है। और इम्पॉर्टेंट अजम्पशन, अ सोशल वेलफेयर फंक्शन, सोशल वेलफेयर फंक्शन हम मान के चलते हैं कि एग्जिस्ट करता है। वेलफेयर किसका फंक्शन है? यूटिलिटी ऑफ ए पर्सन एंड यूटिलिटी ऑफ बी पर्सन। दिस परमिट्स अ यूनिक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स based on the position of the two consumers in their own preference maps. ये कब पॉसिबल हो पाएगा कि उनकी एक यूनिक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है, वो कब पॉसिबल है? व्हेन दिस वेलफेयर फंक्शन इनकॉर्पोरेट्स वैल्यू जजमेंट्स ऑफ द relative deservingness और वर्दीनेस ऑफ टू कंज्यूमर्स। ये कब पॉसिबल है? जब हम वैल्यू जजमेंट को यूज़ करें। वैल्यू जजमेंट एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी का यूज़ करके हम देख पाएंगे कि जो दो व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादा डिज़र्व कौन कर रहा है। उसके बेसिस पे हम दोनों को एक सोसाइटी के जैसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दो ही पर्सन्स हैं और उनकी यूटिलिटी की जो यूनिक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग उसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वैल्यू जजमेंट्स का मतलब होता है, वैल्यू जजमेंट्स आर द कॉन्सेप्शंस और एथिकल बिलीव्स ऑफ द पीपल अबाउट व्हाट इज गुड और बैड। गुड और बैड के बारे में जो हमारे कॉन्सेप्शंस या एथिकल बिलीव्स होते हैं वो कहलाते हैं वैल्यू जजमेंट्स। ये कॉन्सेप्शंस हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिलोसफिकल बिलीफ से प्रभावित होते हैं, साइंटिफिक लॉ से प्रभावित नहीं होते हैं वैल्यू जजमेंट्स। The problem is to determine the welfare maximizing values of the following variables. अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो मेन हमारी 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हमने करना है यहाँ पे। प्रोडक्शन प्रॉब्लम, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड। एक्स और वाई दो गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें से एक्स कितना प्रोड्यूस करना है, वाई कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस। एलोकेशन प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम मीन्स कि लेबर और कैपिटल जिनकी सप्लाई गिवन है उसको हम कितना एक्स के लिए यूज़ करें, लेबर को या कैपिटल को, और कितना लेबर और कैपिटल को वाई के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, अब जब हमने एक्स और वाई दो वस्तुओं का प्रोडक्शन कर लिया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करें दो कंज्यूमर्स के बीच। ये 3 हमारी मेन प्रॉब्लम है। इन 3 प्रॉब्लम के बेसिस पे हमारे पास 10 अननोन्स हैं। 10 अननोन्स हैं। एक्स वाई का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उसके लिए एलोकेशन लेबर और कैपिटल का किस प्रकार से होना चाहिए इनके प्रोडक्शन के लिए, और जब ये फाइनली प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन दो कंज्यूमर्स में कैसे किया जाए। ये हमारी प्रॉब्लम है 3, और उसी के बेसिस पे हमें प्राप्त होते हैं 10 अननोन्स। इनके बारे में हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यूज़ पता करनी है। फॉर दिस वी नीड सोशल वेलफेयर फंक्शन। एक तो हमने जो सोशल वेलफेयर फंक्शन अज्यूम किया है, बर्गसन सैमुएल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे, और दूसरा ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इन दोनों को देखते हैं क्या है। हम निकालेंगे पहले ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, स्टेप्स हैं उसके। पहला है डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हमें गिवन है, तो प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ईच गुड इज गिवन बाय स्मूथ आइसोक्वांट्स which are characterized by constant returns to scale and diminishing marginal rate of technical substitution. ये हम assumption में डिस्कस कर चुके हैं। What does constant returns to scale mean and
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन? ये हमारा डिमिनिशिंग होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आइसोक्वांट्स का स्लोप होता है। तो हम जो हमारी अजम्पशन है उसके बेसिस पे एजवर्थ बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स वस्तु का भी और वाई वस्तु का भी। एक्स के उत्पादन के लिए भी लेबर और कैपिटल की ज़रूरत है, वाई के उत्पादन के लिए भी लेबर और कैपिटल की नीड है। इनके प्रोडक्शन को हम आइसोक्वांट की हेल्प से दिखाएंगे। आइसोक्वांट के हर एक पॉइंट पे हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट शो करते हैं। इधर जब OX ये ओरिजिन है X गुड के लिए और ये ओरिजिन है हमारा Y गुड के लिए। इधर से हम जब राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये जो आइसोक्वांट्स हैं ये X के प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं X का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा ओरिजिन Y गुड का है, तो इधर जब हम इस तरफ से, इधर हमने लेबर लिया है, इस तरफ मूव कर रहा है, और ये हमारा कैपिटल है। जितना हम लेबर और कैपिटल यूज़ करते जाते हैं उतना ही फिर आउटपुट में भी इंक्रीज होता जाता है। ये Y1 को शो कर रहा है, Y2 लेवल, Y3 लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Y प्रोडक्ट। ये हमने एजवर्थ बॉक्स बना लिया, दो रीजन्स हैं। अब हमने प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ये जब जो है हमारा OX और OY, OX P1 Q1 R1 और OY जो है हमारा, ये हमारा है प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्यों कहलाता है? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के सभी पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं? एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स। एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स, जो हमारे फैक्टर्स हैं उनका एलोकेशन एफिशिएंटली कर रखा है, जो हमारी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की सेकंड कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो हमने एलोकेशन कर रखा है लेबर और कैपिटल का, ये एफिशिएंट एलोकेशन है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है इसके पॉइंट्स हम P1 Q1 और R1 और इसी प्रकार बहुत सारे और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो सभी का लोकस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। और ये पॉइंट्स हम कब निकालते हैं? जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो आइसोक्वांट का स्लोप होता है, X गुड के आइसोक्वांट का स्लोप और Y गुड के आइसोक्वांट का स्लोप बराबर होते हैं, जहाँ पे टेंजेंट होते हैं वहाँ पे हमारा पॉइंट होता है, और इन्हीं पॉइंट का लोकस हमारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। तो ये हमने पहले देखा कि हमने दो इनपुट का यूज़ करके आउटपुट या दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं X और Y, और उनके बीच में हमने उन पॉइंट्स को लिया है जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की एफिशिएंसी कंडीशन जो है, फैक्टर्स के एलोकेशन की एफिशिएंसी कंडीशन है, उसको फुलफिल कर रहे हैं। वो पॉइंट्स हमने इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व की हेल्प से शो किए हैं। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट कर्व की हेल्प से हम जो OX P1 Q1 R1 OY जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, ये हमारा इनपुट स्पेस में है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट्स लिए हैं, लेबर और कैपिटल हमारे इनपुट्स हैं। तो इस इनपुट स्पेस में जो हमारा प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, इसको जब आउटपुट स्पेस में हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि हम X और Y वस्तु के प्रोडक्शन को दिखा रहे थे, इधर X को हम यहाँ X एक्सिस पे ले लेंगे और Y वस्तु को Y एक्सिस पे, और इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम ये P, Q और R पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि P पॉइंट हमारा शो कर रहा है P1 जो यहाँ पे पॉइंट है इनपुट स्पेस में, वो हमारा पॉइंट है P आउटपुट स्पेस में। यहाँ पे हम X1 लेवल है X के प्रोडक्शन का और Y3 Y के प्रोडक्शन का। इसी प्रकार X2 और Y2, क्योंकि ये X2 और Y2 को शो कर रहा है Q1, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q पॉइंट से। R पॉइंट हमारा शो कर रहा है X3 और Y1, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो हम कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व इन इनपुट स्पेस, ये जो इनपुट स्पेस में प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, इससे हमने निकाला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
in output space. Economy with given labor and capital and fixed technology cannot attain any point above TC curve. TC curve is ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो जब हमें लेबर और कैपिटल गिवन है और टेक्नोलॉजी गिवन है तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाते हैं कि हम मैक्सिमम अगर इनपुट्स का एलोकेशन एफिशिएंटली करें तो हम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के इनसाइड हमारा कोई पॉइंट है एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन का, तो वो इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है और इसके बाहर का पॉइंट हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी लिमिटेशन है लेबर एंड कैपिटल की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है इसलिए ये हम इसका स्लोप हमारा कहलाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई। अगर हमने एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो जो लेबर एंड कैपिटल हमने वाई के प्रोडक्शन के लिए लगाए थे वो हमें ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, किसके लिए, एक्स के प्रोडक्शन के लिए वो हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी हम एक्स वस्तु का प्रोडक्शन कर पाएंगे। वाई के प्रोडक्शन में जो लेबर और कैपिटल हमने यूज़ कर रखी हैं उनको वहाँ से हटा के हम एक्स के प्रोडक्शन में लगाएंगे, तभी एक का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तभी हम दूसरे का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने डिराइव कर लिया प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व से। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फ्रॉम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने प्रोडक्शन फंक्शन से निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा जो लास्ट स्टेप में हो गया था, हमने टीसी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व निकाल लिया था, डिराइव कर लिया था। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स थे पी क्यू आर। तो हमने क्यू पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर निकालने के लिए, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व निकालने के लिए हम एक ही पॉइंट इसका ले, क्योंकि इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं एक्स और वाई वस्तु का। हम जब केवल एक पॉइंट को लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन को लेते हैं, जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ओ एक्स डॉट और ओ वाई डॉट इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि क्यू पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्यू पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। इससे हमें पता चलता है कि इतना एक्स और इतना वाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। अगर हमने यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व निकालना है तो उसके लिए हमें यूटिलिटी ऑफ पर्सन ए और यूटिलिटी ऑफ पर्सन बी का पता होना चाहिए। इसके लिए हमें नीड है कि हम इंडिफरेंस का ये आउटपुट जो है हमारा, इसको हम एजवर्थ बॉक्स बना लें और ये डिफरेंट जो हैं दो ओरिजिन्स हमारे हैं, ये ए व्यक्ति का ओरिजिन है और ये बी व्यक्ति के लिए ओरिजिन है। ये इनके इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो इनकी प्रेफरेंसेस को दिखाते हैं, यूटिलिटी को दिखाते हैं। इनको हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से शो कर सकते हैं। A1, A2, A3 ए पर्सन के इंडिफरेंस कर्व हैं। ये हमें पता है कि जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाती है हायर इंडिफरेंस कर्व्स पे। ये क्यू पॉइंट हमारा बन जाता है बी पर्सन का ओरिजिन। अब इधर से जो हमारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो बी व्यक्ति की यूटिलिटी को दिखा रहे हैं और उसकी यूटिलिटी इस तरफ इंक्रीज हो रही है। तो इसको हमने एजवर्थ बॉक्स बना लिया और इसके दो ओरिजिन्स हैं। इन ओरिजिन्स के अकॉर्डिंग हमने ए और बी व्यक्ति की प्रेफरेंसेस को देख लिया विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हमने पीछे बात की थी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस स्लोप को हम ए जो टेंजेंट लाइन है उससे शो कर रहे हैं और
ये डिफरेंट हम टेंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों व्यक्तियों का बराबर हो रहा है। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन का और बी पर्सन का बराबर हो रहा है, तो उससे हम निकाल पाएंगे कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ये सारे पॉइंट्स हमारे कहलाएंगे कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इसी कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व को अगर ये हमने आउटपुट स्पेस में दिखाया है, क्योंकि एक्स और वाई वस्तु हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हैं, अगर इसको हम कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व को यूटिलिटी स्पेस में दिखा दें, यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ए की यूटिलिटी और बी पर्सन की यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर दें, तो ये जो हमारा कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व है इसी को हम प्लॉट कर सकते हैं एज यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि इसके पॉइंट्स हैं ई एफ जी। ई एफ जी हमारे E1 हमारा शो कर रहा है जब हमारा A1 इंडिफरेंस कर्व है और B3 इंडिफरेंस कर्व है। नेक्स्ट A2 और B2 इंडिफरेंस कर्व्स को दिखा रहा है और नेक्स्ट G पॉइंट हमारा G1 शो कर रहा है A3 और B1। A3 हमारा इंडिफरेंस कर्व है और B1। तो ये हम जब डिफरेंट पॉइंट्स को यूटिलिटी स्पेस में डिराइव कर लेते हैं, इसको कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, इसको रीड कर लेते हैं। Do the mapping of consumption contract curve from the output space of the production possibility curve into a utility space। इसको हमने इसकी मैपिंग कर ली है यूटिलिटी स्पेस में। अब ये चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने ये जो दो टेंजेंट लाइन AA और BB जो शो कर रही हैं, AA टेंजेंट लाइन हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के Q पॉइंट जो हमारा कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये BB टेंजेंट लाइन है जहाँ पे A और B व्यक्ति का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो रहा है। तो ये हमारी कंडीशन है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कि प्रोडक्शन भी एफिशिएंटली हो रहा है और प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन भी एफिशिएंटली हो रहा है। पॉइंट F1 और J1 हम नेक्स्ट देखेंगे। सेटिस्फाई पेरेटो ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन भी एफिशिएंटली हो रहा है और ये अगर स्लोप इसके इक्वल है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों व्यक्तियों के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल है, तो वो पॉइंट शो करता है कि प्रोडक्शन भी एफिशिएंटली हो रहा है और एक्सचेंज जो वस्तुओं का एक्सचेंज हो रहा है, एक्स और वाई वस्तु का एक्सचेंज ए और बी व्यक्ति के बीच में जो हो रहा है वो भी एफिशिएंटली हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, बाकी सभी ई पॉइंट्स और जी पॉइंट्स का जो स्लोप है इन डिफरेंस कर्व का इन पॉइंट्स पे वो MRT के बराबर नहीं है। सिर्फ F पॉइंट पे जो स्लोप है MRS का, दोनों व्यक्तियों के MRS का, वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल है। तो हम इस F पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि ये F पॉइंट पे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की प्रोडक्शन और एक्सचेंज करने की जो हमारी कंडीशन है, ऑप्टिमम जो मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, वो वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमारा वही सेम है। यहाँ पे हमने Q पॉइंट को लिया था, इसी का अगर एक कोई दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, P पॉइंट इधर ले लेते हैं, तो इसको एजवर्थ बॉक्स बना लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये हमारे दोनों ओरिजिन बन जाएंगे ए और बी व्यक्ति के। ये हमने देखा था कि ये आउटपुट लेवल है, तो ए और बी व्यक्ति के बीच में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एक्स और वाई को, और अगर ये आउटपुट हम चूज कर रहे हैं तो इसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ए और बी व्यक्ति के बीच में। तो उसके लिए हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं। फिर से हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है, और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो कि इंडिफरेंस कर्व्स का स्लोप होता है, कहाँ पे बराबर है। ये हमारा पॉइंट है जे पॉइंट।
अब जे पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे कि जे पॉइंट पे प्रोडक्शन और एक्सचेंज की पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी जो कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व को अगर हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, ये हमारा बन जाता है आर आर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमने डिराइव किया था एस एस यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमने डिराइव किया है आर आर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। ये पॉइंट जो हमने जे और आई के बारे में एफ और जे के बारे में जो डिस्कस किया उसकी कंडीशंस मैंने लिख दी हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के ए और बी पर्सन के। इधर मैंने लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्लोप जे पॉइंट पे है, मतलब वो जो पी पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का स्लोप है वो जे पॉइंट पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है दोनों व्यक्तियों का उसके बराबर है। तो ये हमने दो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व निकाल लिए, एक हमारा आर आर है और एक है एस एस, और इसी प्रकार हम बहुत सारे यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो अगर इन सभी को हम इसके जो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं तीनों यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के उनको मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व इज द लोकस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन। ये हमारे एक्सचेंज और प्रोडक्शन के पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स थे, अगर इनको हम मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक तो हमें इसकी नीड थी सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए। ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व उन सभी पॉइंट्स का लोकस है जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की प्रोडक्ट मिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कंडीशन हमारी होती है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप है उतना ही स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का होना चाहिए। हमने इन तीनों पॉइंट्स को, ये बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इस पे, तो वो उसकी हेल्प से हमने उस एफिशिएंट पॉइंट का लोकस हमारा कहलाएगा ग्रैंड यूटिलिटी, जो मेरा रेड पेन से मैंने शो किया है वो ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है। So we can say various points on grand utility possibility frontier or curve represents infinite number of non-comparable optima। इस पे जो हमने सारे efficient points जो लिए हैं वो grand utility possibility curve पे हैं, क्योंकि वो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें से किसी को ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट इस पॉइंट से बेहतर है, किसी बेसिस पे इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। तो इनको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन कंपेरेबल ऑप्टिमा। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे और इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, सभी ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं क्योंकि ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ऑप्टिमम पॉइंट्स बोल रहे हैं। फिर हम लास्ट जो हमारा स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन स्टेट, वो कब प्राप्त हो सकती है पॉइंट, या इसको क्या कह सकते हैं, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन स्टेट को ही हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेन्ड ब्लिस या यूनिक सोशल ऑप्टिमम। हमारे टॉपिक का यही नाम था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन कंपेरेबल ऑप्टिमा वर्सेस यूनिक सोशल ऑप्टिमम। अगर हमें यूनिक सोशल ऑप्टिमम प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, हमें वेलफेयर फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा W1, W2, W3, W4 आर सोशल वेलफेयर कंटूअर्स और सोशल वेलफेयर फंक्शंस। ये हम कब निकाल सकते हैं, जब हम वैल्यू जजमेंट्स और इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। बर्गसन और सैमुएल्सन ने सोशल वेलफेयर फंक्शन दिए थे, उसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। यू हमने ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा वो है, और ये हमारे वेलफेयर फंक्शंस हैं, कंटूअर्स हैं। तो जहाँ पे दोनों का स्लोप बराबर होता है ये हमारा पॉइंट है W स्टार। इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि इससे जो बाकी पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, बट ये क्या शो कर रहे हैं, लोअर लेवल ऑफ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। सबसे ज़्यादा जो हम अचीव कर सकते हैं W3 को अचीव कर सकते हैं, और ये पॉइंट होगा हमारा W स्टार।
W4 के जो पॉइंट्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी लिमिट है ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इस पे हम W स्टार पॉइंट हमारा एक यूनिक सोशल ऑप्टिमम या सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन या पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन।